कठियारी चैनल में आप सभी का खुशामदीद है। आज 28 फरवरी का आखिरी दिन 2022 है। यूक्रेन के मसले पे बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, वहाँ एक वॉर चल रहा है। इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं जिसमें मुख्यतः 3 प्लेयर दिखता है, रशिया, चाइना और यूएस। और यूरोपियन यूनियन भी एक तरह से प्लेयर है, लेकिन वो यूएस के साथ पूरी तरह से पीछे है। इसलिए मुख्यतः दुनिया 3 प्लेयर के तौर पे देखती है। वैसे प्लेयर तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट को भी एक प्लेयर माना जा रहा है, तो टर्की को भी एक प्लेयर माना जा रहा है, लेकिन दुनिया मुख्यतः 3 प्लेयर ही मानती है। इन 3 प्लेयरों के अलग नफा नुकसान और इंटरेस्ट हैं। इस वॉर के पीछे क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन यहां मैं बात करने जा रहा हूं सबसे बड़े प्लेयर मतलब यूएस का। यूएस को यह वॉर किस तरह से बेनिफिट कर सकता है या किस तरह से नुकसान कर सकता है। फिलहाल जो इस जंग में एक लीड लेता हुआ यूएस दिख रहा है, मतलब यूएस के इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं। इन्हीं बातों पे एक विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि यूएस के कौन कौन से इंटरेस्ट इसमें फुलफिल हो रहे हैं, क्या क्या उसे बेनिफिट हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जब अगस्त 2021 में यूएस की आर्मी को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा, तो वो एक बहुत ही भयावह एक्सपीरियंस था। इसे कुछ लोग साइगॉन से मान रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि वेस्टर्न हेजेमनी जो है, जो कि जिसको लीड कर रहा है यूएस, वो क्रम्बल कर गया। यूएस के प्रति जो एक फेथ था दुनिया का, या उससे एक जो खौफ था, वो कहीं ना कहीं कम होता दिखा। ये एक इनिशिएटिव जो है जिसमें यूएस यूक्रेन में रूस को कहीं ना कहीं एक फंसाया हुआ दिख रहा है और अपनी वेस्टर्न लॉबीज को पूरी तरह से अपने पीछे लेके आया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक जो फेथ लूज हो रहा था यूएस पर और यूएस की जो लिबरल डेमोक्रेसीज है उस पर, उसको एक री एनर्जाइज किया जा रहा है। इसके अलावा जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ट्रंप काल में ही जो नाटो में भी एक डिस्प्यूट पैदा होने लगा था। यूरोपियन यूनियन के कुछ देश रशिया के साथ अलाइन हो रहे थे। तो जब पुतिन और जब बिडेन की जो टसल हुई, तो इसमें यूएस कहीं ना कहीं जो पुतिन के एलाई जो यूरोप में भी थे, जैसे खुला एलाई विक्टर ऑर्बान जो हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, तो दूसरी तरफ एक अंडरकरेंट या एक सिंपैथी जर्मनी और इटली में भी था, क्योंकि इन लोगों का इंटरेस्ट उससे जुड़ा हुआ था। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पे बहुत सारे मसले हुए, लेकिन अंतिम में जर्मनी को भी अपने पीछे लेके आ गया और स्विफ्ट पे भी जो होता है ना कि कुछ बैंक्स को प्रतिबंधित करने में एग्री करवा लिया। मतलब एक तरह से जो यूएस के जो एलाई जो छिटक रहे थे, वो उन्हें एक तरह से फिर से पीछे अपने लेके आ गया। ये एक दूसरा बेनिफिट है। तो तीसरी तरफ एक जो तीसरा बेनिफिट हो सकता है यूएस को, जैसा हम लोग जान रहे हैं कि यूएस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का एक बड़ा मार्केट नहीं है, बल्कि वो ग्लोबली ऑयल, गैस, मिनरल्स और फूड का भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इस क्राइसिस में जब ऑयल प्राइस बढ़ेगा, तो यूएस के जो ऑयल के जो एक्सपोर्ट हैं बढ़ेंगे, गैस के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और का प्राइस ज़्यादा होगा, तो इसे बेनिफिट ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ मिनरल्स के भी रेट बढ़ेंगे, इसका भी बेनिफिट होगा। तीसरी तरफ फूड जो यूएस के पास सरप्लस है, उसका भी एक बड़ा बाजार मिलेगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं इन तीनों चीज़ों में रशिया भी एक मेजर प्लेयर है और इसका बड़ा बायर मिडिल ईस्ट और यूरोप है। मिडिल ईस्ट ऑयल में तो नहीं, लेकिन फूड के मामले में कहीं ना कहीं यूएस से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो जब अगर रशिया को अलूफ किया जाएगा, तो रशिया के बदले इसको प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट करने वाला जो कंट्री होगा वो यूएस होगा। तो कहीं ना कहीं यूएस को इकोनॉमिकली भी इस क्राइसिस का एक बेनिफिट होगा। चौथी बात, जब अफगानिस्तान से ही जुड़ी हुई है, जब अफगानिस्तान खत्म हुआ, तो एक दुनिया में वॉर जो मशीन्स जो है उसके मार्केट में कहीं ना कहीं लग रहा था कि कमी हो गई, क्योंकि वॉर फैक्ट्री को जो आर्म्स बनाते हैं उनके एक्सपोर्ट तभी हो सकते हैं जब दुनिया में क्राइसिस होगा। जिस तरह से अफगानिस्तान, इराक में भी कहीं ना कहीं स्टेबल है और बाकी चीज़ों में जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, उनके मार्केट में कहीं ना कहीं डेंट पड़ गया। तो जब रशिया और नाटो के बीच में एक तफरका पैदा हुआ, यह एक दुनिया फिर एक वॉर के सिनेरियो में जा रही है, जो वॉर माना जा रहा है कि होगा तो एक बहुत बड़ा स्केल पे होगा। तो इसके लिए आर्म्स इंडस्ट्रीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। आर्म इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं क्या कि अभी हाल
फिलहाल इसी इंसिडेंट के बाद जर्मनी ने कहा कि वो अपने आप को मिलिटराइज करेगा और यूरोपियंस के बाकी देश भी अपने आर्म्स मिलिट्री पर जो एक्सपेंडिचर था उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया और जापान भी बढ़ा रहे थे, लेकिन वो तो चीन के एक थ्रेट से था। लेकिन एक जो बड़ा मेजर प्लेयर यूरोप था वो कहीं ना कहीं इनवर्ट टाइप था, जिसके कारण ट्रंप बार बार कह रहे थे कि नाटो से यूएस को हट जाना चाहिए, कम से कम 2% सबको लगाना चाहिए। तो वो इस वॉर थ्रेट ने फिर से नाटो एलाई में तफरका पैदा किए हुए नाटो कंट्रीज पे इन्फोर्स कर रहा है कि वो अपने आर्म्स को मैन्युफैक्चर करें, बनाएं और खरीदें। और जैसे हम जो जान रहे हैं कि दुनिया में जो आर्म्स टेक्नोलॉजी में यूएस का मुकाबला कोई नहीं है। यूएस F-35 बना रहा है, तरह तरह के डिफेंस बना रहे हैं, और इसके अलावा भी जो दीगर देश बना रहे हैं जैसे नॉर्वे या स्वीडन, जर्मनी, उनमें कहीं ना कहीं उस प्रोडक्शंस में भी यूएस का एक बड़ा स्टेक होता है, उसकी कंपनी का एक बड़ा पार्ट होता है। तो उनके भी जो एक्सपोर्ट होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग होती है अपनी लोकल कैपेसिटी बिल्डअप के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यूएस को बेनिफिट होता है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि इस क्राइसिस ने यूएस के आर्म्स इंडस्ट्रीज को पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में लाने की तरफ एक कदम के तौर पे देखा जा सकता है। आते हैं ओपेक प्लस। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि रशिया का 2 मुख्य चीज है और उसके 2 एलाई एक तरह से, एक तो चाइना खुलकर पीछे है, तो दूसरी तरफ ओपेक प्लस के तहत वो ऑयल जो कि दुनिया के रिसेशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत अहम किरदार निभा रहा है, उसका भी एक अलायंस है ओपेक प्लस जिसे कहते हैं। पहले इसमें 13 कंट्रीज थे, बाद में 2016 में किंग सलमान के नेतृत्व में ओपेक ने 10 और कंट्रीज को लाकर ओपेक प्लस बनाया, जिसमें रशिया मेजर एक्सपोर्टर है। और दुनिया के 3 बड़े प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में सऊदी, रशिया और यूएस हैं, लेकिन नेट एक्सपोर्टर के तौर पे देखा जाए तो यूएस छोटा प्लेयर है, क्योंकि उसके खपत भी बहुत ज्यादा है, जबकि रशिया और सऊदीज के अंतर्गत जो ओपेक है वो बहुत बड़ा एक ब्लॉक है और इनके पास जो ऑयल की जो टैप है वो कभी भी जो होता है क्या कि उन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, वो कभी भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो अगर यूएस कहीं ना कहीं रशिया को अलूफ कर देगा तो ओपेक प्लस में दरार होगी, तो रशिया का जो स्टेक जो है ऑयल में वो कम हो जाएगा और इसकी प्राइस अगर कम हुई तो कोल्ड वॉर के समय में यूएस ने सऊदीज को ये इन्फ्लुएंस करके ऑयल के प्राइस को नहीं बढ़ने दिया या कहिए बहुत कम रखा, जिसके कारण रशिया जो यूएसएसआर जो ऑयल पे बहुत हद तक डिपेंडेंट था वो कम प्रॉफिट कमा सका। वो दरअसल अफगानिस्तान वॉर जो तब थी उसके कारण सऊदीज ने यूएसएसआर को डेंट करने के लिए, कमजोर करने के लिए ऑयल प्राइस को कम रखा हुआ था। तो ये ऑयल प्राइस को अगर वो कम कर लेते हैं और दूसरी तरफ या कहिए सऊदी अपने ऑयल के टैप को खोल देता है, गल्फ कंट्रीज ऑयल को टैप कर देते हैं, तो रशिया मार्केट्स हैं उनको ऑयल की आपूर्ति कर देगा, रेट बढ़ेगा नहीं, और दूसरी तरफ रशिया का जो एक्सपोर्ट में जो रेशियो है वो कम हो सकता है। और जो यूएस के जो एलाई जो यूरोप के हैं वो कहीं ना कहीं रशिया पे डिपेंडेंट हैं। इसके कारण शुरू में चाहे जर्मनी हो, चाहे हंगरी हो, चाहे इटली हो और भी दीगर कंट्रीज सॉफ्ट पोलाइट वे में चल रहे थे, क्योंकि वो अपने एनर्जी सिक्योरिटीज को खत्म नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए जब स्विफ्ट पे भी बैन लग रहा है या जब बहुत सारी रशिया की चीज़ों को बैन किया जा रहा है, एरोफ्लोट को बैन किया जा रहा है, बहुत और टेक्नोलॉजी से बैन किया जा रहा है, लेकिन ऑयल के एक्सपोर्ट पर उस तरह से प्रतिबंधित नहीं है, या जो बैंक उस ऑयल के मनी को डील करते हैं उन पे स्विफ्ट पे भी प्रतिबंधित नहीं किया गया, क्योंकि अचानक से अगर रशिया पे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो रशिया यूरोप के लगभग 40% गैस और 25% ऑयल को कर रहा है। तो इसको मार्केट में दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। अगर यूएस ने सऊदी को ये एश्योर कर या फोर्स करके अगर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आगे एग्री कर लिया तो फिर बाद में उस धर पे भी सैंक्शन लग सकती है, लेकिन फिलहाल नहीं बनेगा। और जो एक और भी जो अहम बात है, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं क्या कि रशिया और चाइना के जो रिलेशंस बहुत नजदीक माने जा रहे हैं। अगर यूएस रशिया को पूरी तरह से सैंक्शन से मजबूर कर देगा और चाइना उस चीजों को फुलफिल नहीं कर पाएगा जो उसकी नीड्स हैं, तो ये अलायंस ब्रेक कर जाएगा। ये अलायंस उसी तरह से ब्रेक करेगा जो कि 1971 में था। 1971 में भी यूएस को एक तरह से गॉन केस माना जा रहा था, लेकिन उस समय उसने 2 मुख्य काम किया। एक, रशिया और चाइना के जो अलायंस थे उसको ब्रेक कर दिया और चाइना को रिकॉग्नाइज कर रशिया से दूर कर दिया। तो दूसरी तरफ पेट्रो डॉलर
का इजाद किया और दुनिया के एक्सपोर्ट को डॉलर पे मुनहसर करा दिया गया, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो चीज़ें होती है वो पेट्रोल होती है, और उसको पेट्रोल को डॉलर के ही टर्म्स में लेके आ गया, जो कि यूएस का एक बहुत बड़ा एसेट्स है। और ऐसा माना जा रहा है कि रशिया और चाइना मिल के ऑयल को डॉलर से हटाना चाह रहे हैं, या एटलीस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट जो कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है वहां पे अदर करेंसीज में भी डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। तो चाइना अगर दूर हो गया तो जो थ्रेट अलायंस जो बन रहा है, जो इकोनॉमिकली और मिलिट्री यूएस को एक टक्कर देने की स्थिति में है, वो कमजोर हो जाएगा। और जो सबसे बात में है क्या कि जैसे यूएस अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसीज का एक चैंपियन कहता है, जब भले वो अलग बात है क्या कि कितनी लिबरल्स हैं मतलब और कितने ऑटोक्रेटिक हैं उस अलायंस में, वो एक अलग चीज़ है क्या कि ऑटोक्रेटिक तो चाहे दुनिया के लैटिन अमेरिका में भी हो या अफ्रीका में हो या एशिया में हो, अगर वो यूएस के खेमे में है तो यूएस उसको प्रोटेक्ट करता है। इसमें एक यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि आई नो ही इज अ सन ऑफ बिच बट ही इज आवर सन ऑफ बिच, मतलब कि जैसा भी हो वो हमारा आदमी, इसलिए हमको उसके लिए प्रोटेक्ट करना है, उसकी मदद करनी है। तो लिबरल डेमोक्रेसी का छलावा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो अदर फोर्स है जो उसको जो थ्रेटन या चैलेंज करने के पर आ रही है या उसके जो ग्लोबल इंपैक्ट को कम कर रही है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 2006 के बाद से लगातार जो फ्रीडम इंडेक्स है वो उसमें कमी होती जा रही है ओवरऑल जो है दुनिया के देशों का जो, तो ये उसको एक घेरा जा सकता है और वेस्टर्न वैल्यूज को इंपोज किया जा सकता है, जैसे कि पुतिन ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज को इंपोज करना चाह रहा है या प्रमोट करना चाह रहा है। मिडिल ईस्ट में भी जो होता है कि कहीं ना कहीं, और ये मुस्लिम कंट्रीज में मुस्लिम वैल्यूज को प्रमोट किया जा रहा है, तो यही वहीं नॉन मुस्लिम्स अफ्रीकन कंट्रीज में भी कहीं ना कहीं उसके लोकल कस्टम्स और वैल्यूज को लेके एक उत्साह देखा जा रहा है जो बढ़ रहा है। इंडिया में भी एक तरह से हिंदुत्व है, तो और भी जो दीगर एशियाई मुल्क में है भी, वहाँ पे भी अलग अलग तरह के जो अपने जो लोकल वैल्यूज कस्टम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी से दूर हैं। अगर रशिया को अगर चेक कर रशिया और चाइना अलायंस को ब्रेक कर दिया जाए तो यूएस को जो एक हेजेमनी जो लूज हो रही है वो फिर से पोज कर सकता है। इसके अलावा जो बाकी जो यूरोपियन यूनियन के भी जो स्टेक्स हैं, चाइना के स्टेक्स हैं, इन पे अलग से चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल मैं यूएस के इस जो यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर में क्या बेनिफिट हैं इन पे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर ये रशिया कहीं ना कहीं अगर अपने ऑब्जेक्टिव को गेन करने में कामयाब हो गया तो यूएस के साथ क्या चैलेंज होगा उसके भी अलग एनालिसिस हो सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल क्योंकि यूरोपियन यूनियन, नाटोस कंट्रीज और दुनिया के दीगर देशों को यूएस ने रशिया के खिलाफ तैयार कर लिया, तो कहीं ना कहीं यूएस को एक बढ़त मिलती हुई दिख रही है। लेकिन किसी वॉर को शुरुआत में एनालाइज करना चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि वॉर के मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि देर सवेर दिखते हैं। और रशिया उस तरह से जो होता है क्या कि अपने जो सैंक्शंस या अपने जो कार्ड्स वो नहीं दिखाया है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि यूएस इस वॉर को अच्छे से कैश कराकर अपने जो हित को जो साध रहा है, उस पर जो एक ट्रस्ट की कहीं ना कहीं कमी दिख रही थी, वो फिर से ट्रस्ट को गेन करने की कोशिश कर रहा है और अपने पीछे पूरे यूरोप को और दुनिया के कई और देशों को जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, कहीं हद तक साउथ कोरिया को भी अपने पीछे लाने में कामयाब हो गया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।